हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार सबसे आपके सामने। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छा चल रहा है, चीजों को समझ रहे हैं, आपकी एसएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही है। मेंस आने वाले हैं, मेंस को टारगेट में रख के मैं आज आपके लिए फिर से इकोनॉमिक्स के कुछ प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया हूँ। इसमें हम कुछ 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो अलग अलग पार्ट से इकोनॉमिक्स के हैं, ताकि इकोनॉमिक्स में आने वाले कोई भी सवाल आपसे छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को बिना लेट स्टार्ट करते हुए, देरी करते हुए शुरू करते हुए आज इकोनॉमिक्स की टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं। और आपके सामने पहला सवाल है, तो फटाफट हम आंसर करेंगे और देखेंगे कि हमारे आंसर्स कितने सही हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। तो पहला सवाल आपके लिए आपके सामने सबसे पहले आता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नियंत्रित करता है? क्या ये आरबीआई के अंदर आता है, सेबी के अंदर आता है, या आरबीआई के अंदर आता है, या सीआईबीआई, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है? फटाफट जवाब दीजिए। म्यूचुअल फंड्स मैंने पढ़ा दिए हैं, तो म्यूचुअल फंड्स जब मैंने बढ़ा दिए हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स किसके अंदर आते होंगे। तो फटाफट आंसर कीजिए, आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, हु कंट्रोल्स म्यूचुअल फंड्स, हु कंट्रोल्स म्यूचुअल फंड्स। चलिए फटाफट कीजिए, बहुत ही आसान सा जवाब है और आंसर सही आपने दिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल करती है, ये सेबी के अंदर आता है, आरबीआई के अंदर नहीं। चलिए दूसरा है, व्हेन इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0% देन इट इज टर्म्ड एट। जब इन्फ्लेशन का रेट, आपको पता है ना कि एक कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन 1 से 3% के बीच में होती है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें प्लीज। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपको आइडिया लग जाएगा। और जब इन्फ्लेशन 0% से नीचे, देखिए भाई 1 2 3% का तो इन्फ्लेशन चाहिए ही चाहिए। अगर इतना नहीं रहेगा तो मार्केट में तेजी कहाँ से आएगी? मार्केट में तेजी ही नहीं आएगी। लेकिन जब उससे नीचे हो तो आप कहेंगे सर इसको आप क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन कहेंगे या डिफ्लेशन कहेंगे? चलिए आपके पास दो ऑप्शन देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट करते हैं कि जब 0% से नीचे हो, क्या हो? जब चीजें 0% से नीचे हो, इन्फ्लेशन रेट बिलो 0%, इन्फ्लेशन रेट बिलो 0%, देन इट विल बी कॉल्ड, तो इसे आप क्या कहेंगे? डिफ्लेशन कहेंगे या डिसइन्फ्लेशन कहेंगे? तो याद रखिएगा, इसे आप डिसइन्फ्लेशन ना कहें, इसे विस्फीति, विस्फीति का मतलब जब बहुत ज्यादा मंदी हो, डाउन में होता है, इसे आप डिफ्लेशन कहेंगे कि अपस्फीति है, गिरावट की ओर भग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई बार बच्चे एक और पर फोर में कंफ्यूज होते हैं। आंसर होगा हमारा फोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग में टी का मतलब क्या है? अगर आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म पता है तो आप फटाक से आंसर कर देंगे। हालांकि मैं आपको फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा भाई। आप कह सकते हैं कि नेशनल, एन क्या होता है भाई? नेशनल हो जाएगा। आई का मतलब तो इंडिया ही है, चाहे आप इंडिया वाले पे जो भी करें। टी का मतलब बताइए। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग। क्या है? ट्रांसफरिंग नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, आगे। इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस। बहुत बार पढ़ाया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? 1991 में, ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया जा सके। तो आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे फटाक से आंसर हो गया 1991। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और अगला आंसर फटाक से कीजिए। फटाफट हम फिनिश करेंगे 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर ये टेस्ट हम फिनिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपके आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट आते रहे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान फ्रॉम विच कंट्री। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कई बार पूछा गया है। 5 ईयर प्लानिंग आपको पढ़ा दी गई है, फटाफट बताइए कहां से होगा, कौन सा आंसर है भाई? यहाँ पे देखिए यूएसएसआर लिखा है, कंफ्यूज मत होइए, कई बार इसको हम रशिया कह देते हैं। रशिया पहले क्या था? यूएसएसआर था, तो कभी भी यूएसएसआर या रशिया आंसर रहे, आंसर कर दीजिएगा। वहां पे ये मत कहिएगा कि सर उस टाइम वो रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था। गलत बात है। आपके पास जो ऑप्शन है उसमें जो सुटेबल आंसर है हम उसे करेक्ट करते हैं। Which among of the following is not the main four factor? भाई देखिए भाई, प्रोडक्शन के चार मेन फैक्टर होते हैं। एक होता है लैंड, कि आपके पास भूमि होनी चाहिए। एक होता है लेबर, जिसे आप श्रम कहते हैं। लेकिन लैंड और लेबर तो दिया, लेकिन नॉट पूछा है। उद्यमशीलता, भाई एंटरप्रेन्योरशिप ना रहे तो काम कैसे होगा? तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए। एक्सपेंडिचर की जगह पूंजी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है। कैपिटल हो, कैपिटल किस तरह का हो? कैपिटल में भाई एक तो ह्यूमन कैपिटल हो और एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो पूंजी काम को चलाने के लिए हो, और ह्यूमन कैपिटल वो इंसानी दिमाग जो उस काम को करे। तो इस तरह से याद रखिएगा कि एक्सपेंडिचर को हम कभी भी फैक्ट मेन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में व्यय को नहीं लिखते हैं, वहां पे पूंजी शब्द आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो स्टार मार्क कीजिए, और स्टार मार्क करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं और फटाफट आंसर करते हैं। 7, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको कई बार बताया, हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने भी पढ़ाया नहीं, तो इस क्वेश्चन पे मैं आपको बहुत ज्यादा फोर्स तो नहीं करूंगा। लेकिन भुगतान संतुलन क्या है ये मैंने आपको बताया है कि ये किससे रिलेटेड होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होता है। किससे? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होता है। कि एक्सपोर्ट ज्यादा है तो भुगतान संतुलन प्लस में है, अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो माइनस में, दोनों बराबर है तो बैलेंस में है। ठीक है, इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? तो याद रख लीजिए, चालू खाते और पूंजी खाते जो भी होते हैं, दोनों को हम किसमें उन दोनों खातों को हम देश के भुगतान संतुलन में जोड़ते हैं। हालांकि इसको एक लेक्चर, इसके लिए सेपरेट लेक्चर होगा। अभी आपके आने वाले लेक्चर्स, आपको लेक्चर मिलेंगे, उसका सेपरेट लेक्चर बनाया गया है जिसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया गया है, और एक सेपरेट लेक्चर है जिसमें आपको महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां भी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। Which one of these is not a public sector industry owned by the government of India? याद रख लीजिए, गेल हो या बीपीसीएल हो, ये सारी की सारी, जैसे गेल है एक महारत्न कंपनी, ये क्या है? महारत्न कंपनियां हैं। यही ये कहीं ना कहीं नवरत्न कंपनियां हो सकती है या मिनी रत्न हो सकती है। ठीक है, इस तरह की कंपनियां होती है सरकार की। लेकिन हिंदुस्तान यूनियन यूनिलीवर ये कहीं से भी महा नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं भी गवर्नमेंट कंपनी है। जितने भी आप सोप देखते हो, जैसे लाइफबॉय देखते हो, डिटॉल वगैरह देखते हो, इसमें से कई सारे सोप, फ्लक्स वगैरह देखते हो, कई सारे सोप्स हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है। ठीक है, तो उसकी प्रोडक्ट्स है। तो याद रखिएगा, ये अपने आप में नाम हो हिंदुस्तान होने से ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ये नवरत्न या महारत्न कंपनियों में से नहीं आती है। ठीक है, चलिए, इन्फ्लेशन के कारण होती है, इन्फ्लेशन के कारण होते इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है? इन्फ्लेशन के क्या कारण होते हैं? माल की आपूर्ति में वृद्धि हो गई तो इन्फ्लेशन है। सरकार के ने कैश में कैश की वृद्धि कर दी। पैसों की कमी या पैसों की आपूर्ति में वृद्धि, मतलब मनी सप्लाई बढ़ गई या मनी सप्लाई डिक्रीज, या इन कैश ऑफ द गवर्नमेंट या इन कैश ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। याद रखिएगा, जब हमेशा जानते हैं कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी में यही बताया गया है कि बैंक जो है, आरबीआई जो है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट या परसेंटेज को घटा बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, और इन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में वो मनी सप्लाई को ही ऊपर नीचे करती है, अप एंड डाउन। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, पैसों की मार्केट में फ्लो अगर बढ़ जाए, लोन ज्यादा मिलने लगे, लोग ज्यादा पैसा उठाने लगे, तो इन्फ्लेशन आ जाता है। ऑल इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर्ड इन द इकोनॉमिक्स, सभी वस्तुओं के मायने क्या हैं? अब तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा इसमें टाइम देता हूं, तो सोच के बताइए कि ऑल इकोनॉमिक्स गुड्स आर कंसीडर्ड इन द इकोनॉमिक्स, जरा सोच के बताइए क्या होगा? मटेरियल, वेल्थ, मनी, आप इसको कह सकते हो कि अपने आप में कैपिटल होती है। क्या होती है? कैपिटल होती है। कंफ्यूज मत होइए, सभी इकोनॉमिक गुड्स को हम एज ए कैपिटल के टर्म में दिखाते हैं। Which of the following is not considered as a fixed capital? इसमें से अचल संपत्ति नहीं मानी जाती। तो सीधी बात है यार, पैसा चल संपत्ति है। पैसा क्या है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये चल संपत्ति है, ये फ्लोटिंग है। ये क्या है? फ्लोटिंग है। अचल का मतलब क्या है? जो थोड़ी सी फिक्स हो, जैसे इमारत हो। आज आपका इमारत नहीं बिकेगी, ये आज के आज नहीं बिक जाएगी, इसको बेचने में टाइम लगेगा, इसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। चाहे मशीन हो या टूल्स हो, ये क्या है? फिक्स एसेट में आती हैं, फिक्स कैपिटल में। वही जो आपका कैश है, ये फ्लोटिंग में है या वर्किंग कैपिटल में आता है, वर्किंग कैपिटल आती है भाई। ये डेली के डेली यूज के लिए कैश की जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ऑफ इंडिया में इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो मैंने 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है।
तो आप वहां की वीडियो से देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इसका आंसर। फिर भी देखते हैं। क्रिएटिंग एन एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री, preparing the financial system for increasing international competition, opening the external sector in a collaborative fashion, reducing the fiscal deficit। भाई देखिए, पहली बात देखिए, ये तो रहेगा, फिजिकल डेफिसिट हटाना हमेशा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हिस्सा रहा है। क्रिएटिंग एन एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री, जी हाँ। अगर प्रॉफिट ना कमाए तो रिफॉर्म का मतलब क्या? प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कंपटीशन, जी हाँ। तो ये तीनों आंसर सही हैं। तो इसका मतलब है कि कौन सा सुधार का हिस्सा नहीं था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इसके पार्ट थे। ओपनिंग द एक्सटर्नल सेक्टर इन ए कोलैबोरेटिव फैशन, इसको हमने कोई टारगेट नहीं किया था। ये उसके साथ हो जाए वो अलग बात है, बट टारगेटेड में इसको हमने नहीं रखा था। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में पढ़ाया गया है। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जहां पे प्राइसेस बढ़ते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं होती। प्राइसेस बढ़ते हैं और ग्रोथ नहीं होती। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइसेस, ये तो ज्यादा मैच कर गया। ये तो अपने आप में सही आंसर हो गया लगता है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर एंड रेट ऑफ प्राइसेस, ये तो रॉन्ग है। रेट ऑफ ग्रोथ हैज नो रिलेशन विद द चेंज इन प्राइस, ये भी रॉन्ग हो गया हमेशा की तरह। रेट ऑफ ग्रोथ एंड रेट ऑफ प्राइस बोथ आर डिक्रीजिंग, टोटली रॉन्ग। इसमें क्या है, प्राइस बढ़ती है, ये आपका सेकंड आंसर सही है कि प्राइस बढ़ती है, मूल्य में वृद्धि की दर से वो वृद्धि की दर धीमी है। जी हाँ, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसकी जगह पे आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, और एम्प्लॉयमेंट भी मार्केट में ना हो, तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। पढ़ाया गया और ये वर्ड कई बार आ चुका है, मतलब ये समझ लीजिए स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो आप इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड इन द सेंट्रल अमेरिका? आप इसको याद रख लीजिए, सीधे मिल्पा कहते हैं सेंट्रल अमेरिका में। झूम कल्टीवेशन कहते हैं शिफ्टिंग को भाई। इंडिया में झूम कल्टीवेशन करते हैं, कहीं बेवर भी कहते हैं, लेकिन मिल्पा जो है ये सेंट्रल अमेरिका में यूज किया जाता है, मैक्सिको वगैरह के इलाकों में। तो सेंट्रल अमेरिका में इसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा सेंट्रल अमेरिका में इसको। सेंट्रल अमेरिका मतलब यूएसए नहीं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में आने वाली कंट्रीज में इनको मिल्पा कहा जाता है। इसको यूएसए मत समझ लिया कीजिए जब सेंट्रल अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका यूज किया जाए। जब यूएसए यूज किया जाए तो ही यूएसए को समझना चाहिए, ये याद रखिएगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आईआरडीपी को किस प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? चलिए से जाओ तो। आईआरडीपी इज इंट्रोड्यूस अंडर विच प्लान? आईआरडीपी इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान? और बहुत ही आसान सा आंसर है, छठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी भाई? सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान कौन सा था भाई? फिफ्थ के बाद। फिफ्थ कितने साल चला था? फिफ्थ चला था 4 साल। तो रोलिंग प्लान किसको कहते हैं? रोलिंग प्लान भाई सिक्स्थ 5 ईयर प्लानिंग को कहते हैं। किसकी सरकार ने चलाई थी? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसी को आप जनता पार्टी की सरकार कह सकते हैं। किसकी? भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस टाइम ये जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी मत समझ लीजिएगा। ठीक है। महारत्न कंपनियों के स्टेटस किसमें से दर्जा दिया गया? तो यानी लीजिए भेल और गे। भेल और गे, ओके। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और गेल है आपका, ये सारी महारत्न कंपनियां हैं। एनजीसी भी आती है, बट एमटीएनएल वगैरह में थोड़ा सा टाइम है। तो इन सारी चीजों को हम जानेंगे। बेसमेंट आपको बताइए, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये भी इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है जो आजकल घाटे में चल रही है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तो उसको आजकल उसमें प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा हिस्सा दे दिया गया। जियो के हम आप सभी धारक हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी अच्छी चल रही है। विच आर द फॉलोइंग पीएसयू? पीएसयू क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। वर ग्रांटेड, ये तो वही हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो अगर रिपीट है इसमें भी वही आंसर करके आप निकल जाइए। अगर कोई चीज रिपीट है उसमें वही आंसर हो गया। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। हु डिसाइडेड बैंक रेट इन इंडिया? बैंक रेट क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। कॉमर्शियल बैंक को क्या देगी? कॉमर्शियल बैंक को लोन देगी। लोन देगी कितने के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए देगी। क्या देगी? लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगी। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो फिर तो आरबीआई का ही हक हो गया ना। फिर ये किसके बारे में? सीधा सा आंसर है कि ये आरबीआई डिसाइड करेगी। बैंक रेट से क्या करते हैं? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करते हैं। बैंक रेट, इन्फ्लेशन ज्यादा तो बैंक रेट ज्यादा,
इन्फ्लेशन कम तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट कम हो जाती है। तो इस तरह से आपको पता है, इसके बारे में बताया भी जा चुका है। तो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे और समझते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे, और इसी के साथ आपका वीडियो एंड हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखते हैं। द टोटल वैल्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम से क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। नेशनल इनकम बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। नेशनल इनकम में इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है, सारे फॉर्मूला बताए गए। कह रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड द इनकम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू अब्रॉड याद है ना। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जितनी भी हमारी, मतलब ये यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पे जीडीपी नहीं पूछ, जीडीपी के साथ, याद है जीडीपी के साथ ये NIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पूछ रहे हैं। और आपको पता है इसी को क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। जीएनपी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन आपके लिए दिक्कत आ गई यहाँ पे, यहाँ पे दिक्कत आ गई। तो पहले तो दो तो काट कर दीजिए, ये दो तो कट हो गए हैं, अब बचते हैं दो, नेशनल और नेट नेशनल इनकम। बड़ी दिक्कत आ गई सर, ब्लंडर हो गया। अब ये नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम में क्या है भाई, ये क्या है, जीडीपी प्लस NIFA क्या होती है, जीएनपी होती है। लेकिन शुद्ध नेशनल इनकम को क्या, नेट नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, एनएनपी एट एफसी को हम ये कहते हैं। के लिए हमें करना क्या पड़ता है, जीएनपी से, सर जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो हमें मिलती है एनएनपी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का नाम कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम है ये, ग्रॉस नेशनल इनकम है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, नेशनल इनकम। अच्छा ये तो सर एनएनपी एट एमपी है, मार्केट प्राइस है, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी माइनस करेंगे तो एनएनपी एट एफसी मिलेगा, उसके लिए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का क्या फॉर्मूला होता है, जीएनपी से जीडीपी में एनआईएफए जोड़िए, जीएनपी मिल गया नेशनल इनकम, वहां से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, एनएनपी मिल गया राष्ट्रीय आय, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स और सब्सिडी घटा बढ़ा के आंसर। ये फॉर्मूला याद जितने अच्छे से रहेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप ये क्वेश्चन रॉन्ग करके ही आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए मैंने समझाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिमांड, डिमांड में क्या, डिमांड के फैक्टर देखिए, डिमांड के कई फैक्टर होते हैं, जैसे डिमांड बढ़ेगी या घटेगी ये किस पे डिपेंड करता है, सवाल ये है। तो देखिए भाई, इनकम ऑफ बढ़ती है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ाएगा, तो ये डिमांड का फैक्टर है, ठीक है, लेकिन नॉट पूछा है। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमेशा डिमांड के फैक्टर्स में होते हैं। इसको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड के फैक्टर हैं। भाई वो टी कॉफी वाला है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो फिलहाल याद रखिएगा ये भी होता है। इंक्रीज इन द कस्टमर, जी हाँ, अगर ग्राहक बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो इसमें से कौन सा आंसर आपको करेक्ट हुआ है, इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स, ये कहीं ना कहीं से डिमांड के फैक्टरों में से नहीं है, तो आंसर आपका ये है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। तो आज आपने मिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का भी पार्ट देख लिया, तो ये था आज के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, ऐसे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए SSC 2 पॉइंट के साथ। मैं शिवम पांडे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।